दोस्तों, आप सभी के बीच फिर से इस नीट बायोलॉजी क्लासेस चैनल में मैराथन की भाग 4 में बिल्कुल स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए जो मैराथन दौड़ चला रहा हूं ऑब्जेक्टिव का, इन सभी वीडियो को आसानी पूर्वक देखें और अपने एग्जाम और व्यू से अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो चलिए आइए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, आरएनए के पिरामिडिन में पाया जाता है। तो आरएनए के पिरामिडिन में कौन कौन पाए जाते हैं? तो आप सबको पता है कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, यह आरएनए के प्यूरिन हो गए और यह आरएनए के पिरामिडिन हो गए। क्या है? साइटोसिन और यूरेसिल। साइटोसिन और यूरेसिल आपके क्या होंगे? आरएनए के पिरामिडिन। और एडेनिन और ग्वानिन आपके क्या हो जाएंगे? आरएनए के प्यूरिन। तो इसमें आप देख लीजिए साइटोसिन और यूरेसिल किधर है। देखिए ऑप्शन सी जो है यह आरएनए के पिरामिडिन होगा। ठीक है। और यदि आपसे पूछा जाए आरएनए के प्यूरिन कौन होगा तो क्या मार दीजिएगा? एडेनिन और ग्वानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर आरएनए में जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक आरएनए कोडॉन से बांधता है क्या कहलाता है? ठीक है। तो 2 होता है, एक कोडॉन होता है, एक एंटी कोडॉन होता है। तो जो टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए के साथ आता है वह एंटी कोडॉन होता है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ट्रिक नहीं होगा, नॉनसेंस कोडॉन, ये कोई कोडॉन नहीं है। उसके बाद एंटी कोडॉन, ये क्या होगा? इसका आंसर होगा एंटी कोडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किडना है, एक किडना एक बाबू योजक कड़ी है। क्या है? योजक कड़ी है। नेक्स्ट है, पेरिपेटस संयोजी कड़ी है। आपको बहुत सारे कड़ी को पढ़ना है 12th में, तो इसको थोड़ा सा आप इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। पेरिपेटस जो है एक संयोजी कड़ी है। इसमें आप लोग को पढ़ाया गया होगा विषाणु यह क्या करता है? सजीव और निर्जीव के बीच कड़ी का कार्य करता है। युग्लिना यह पादप और जंतु के बीच की कड़ी का कार्य करता है। उसी प्रकार से पेरिपेटस जो होता है आपको एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी का कार्य करता है। इसका आंसर क्या होगा? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। इसमें ऑप्शन में है मोलस्का तथा इकाइनोकार्डेटा। एक ऑप्शन नंबर बी में है एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा। सी में है सिलिंट्रेटा तथा पेरिफेरा। 4 नंबर में है टीनोफोडा तथा प्लेंटीहेल्मिन्थेज। इसका आंसर होगा एनिलिडा एवं आर्थ्रोपोडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलोसफिक ऑफ जूलॉजिक। फिलोसफिक जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो फिलोसफिक जूलॉजी जो पुस्तक थी वह लैमार्क साहब ने लिखे थे। और द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक थी वो किनकी थी? चार्ल्स डार्विन की थी। इसका आंसर क्या होगा? लैमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन कड़ी है? देखिए, तो देख लीजिए, अभी हम कुछ संयोजी कड़ियों का नाम रखे थे जिसमें हम आप लोग को बताए जो आपके विषाणु हैं यह भी एक संयोजी कड़ी कार्य करते हैं। युग्लिना है, ये भी एक संयोजी कड़ी कार्य करते हैं। अभी ऊपर देखिए आप पेरिपेटस है, यह भी एक संयोजी कड़ी कार्य करते हैं। वही ऑप्शन ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे एकिडना है, पेरिपेटस है, प्रोटोथीरिया है, ये सभी के सभी क्या है? आपके संयोजी कड़ी ही है। इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बिडाल जांच से किसका पता चलता है? तो बिडाल जांच जो होता है आपको टाइफाइड में कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कैंसर के अध्ययन को पहले ऑप्शन देख लेते हैं, पैरासाइटोलॉजी, एस्केरियासिस, उसके बाद ऑन्कोलॉजी, उसके बाद है अमीबियासिस। इसका आंसर होगा बाबू ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में कौन सा विषाणु जनित रोग है? तो बाबू इसके लिए इस नीट बायोलॉजी क्लासेस चैनल पे एक अलग से ही वीडियो बनाकर डाल दी गई है जहां पे आपको प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग
इन सभी प्रकार के रोगों को एक वीडियो में संपूर्ण संग्रह करके दे चुके हैं। हालांकि हम इस सभी रोगों की जो वीडियो है उसका हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, आप सभी ध्यान पूर्वक उसको देख लेंगे, कभी भी इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं होगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन सा विषाणु जनित रोग है? बाबू इसका आंसर होगा एड्स। एड्स जो होता है किसके द्वारा होता है? विषाणु जनित के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो मलेरिया रोग को उत्पन्न, याद रखिएगा, जहां भी मादा लग जाएगा वो मादा कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न करती है, और नर वाला जो भी होगा सब फूल के रस को लेने का कार्य करते हैं। देख लीजिए इसमें 2 नर है, तो इसका ऑप्शन ऐसे ही कट गया, दोनों नर कबो रोग उत्पन्न नहीं करता है। देखिए यहाँ पे होगा मादा एनाफिलीज मच्छर। यह मादा एनाफिलीज मच्छर जो होती है सब क्या करती है? रोग उत्पन्न करती है। जितना मादा वाला होता है सब रोग उत्पन्न करता है, और जो नर वाला है वो सब फूल के रसों को लेने का कार्य करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? ठीक है, तो ये काफी ज्यादा आपको पूछे जाते हैं, इसलिए आप बाबू ध्यान पूर्वक तो इसके पहले वीडियो बनाया गया है जीवाणु से संबंधित, विषाणु से संबंधित, प्रोटोजुआ से संबंधित थे। इन सभी को थोड़ा सा एक बार आप सभी ध्यान पूर्वक जरूर याद कर लेंगे, ताकि काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? तो है कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा। ये जो तीनों रोग है, तीनों के तीनों आपको जीवाणु के द्वारा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। नेक्स्ट है, एड्स में कौन सी कोशिका सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो बाबू एड्स में जब भी हमें एड्स होता है तो सबसे अधिक हमारी टी सेल प्रभावित हो जाती है। ऑप्शन है बी सेल्स, टी सेल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। तो आपका आंसर क्या होगा? टी सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुचेरिया बैनक्राफ्टी के द्वारा होता है। बुचेरिया बैनक्राफ्टी के द्वारा होता है, आपका आंसर क्या हो सकता है? मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, कैंसर। तो आपका आंसर क्या होगा? फाइलेरिया। आंसर क्या होगा बाबू? फाइलेरिया। बुचेरिया बैनक्राफ्टी के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो फाइलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अल्कोहल के अत्यधिक इस्तेमाल से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो अल्कोहल जब हम सबसे अधिक प्रयोग करते हैं तो हमारे अंग जो होते हैं सबसे अधिक यकृत जो हमारे शरीर में दाएं तरफ होता है, इस वक्ष गुहा के ठीक नीचे दाएं तरफ होती है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। ठीक है, ये क्या होता है? अल्कोहल के सबसे अधिक उपयोग से हमारा यकृत प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा? यकृत है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सूक्ष्म प्रजनन में कराया जाता है। तो सूक्ष्म प्रजनन में ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है अलैंगिक प्रजनन। सही बात है, सूक्ष्म प्रजनन में हम अलैंगिकरण कराते हैं। नेक्स्ट है, समान आनुवंशिक गुण वाले पौधे। एक समान आनुवंशिक गुण वाले भी सूक्ष्म प्रजनन में होते हैं, लेकिन सी नंबर पर आया है लैंगिक प्रजनन। अतः इसका आंसर क्या हो सकता है? लैंगिक प्रजनन सूक्ष्म प्रजनन में नहीं कराई जाती है, अतः इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाबू, स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन है? तो स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है यह हमारे दलहनी फसल के जड़ों में पाए जाते हैं, जिसका नाम है राइजोबियम नामक जीवाणु, जो हमारे भूमि के अंदर होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अवायवीय रूप से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? राइजोबियम नामक जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है कीटनाशक, जैविक खाद, ईस्ट, जैविक कीटनाशक नहीं। क्या होगा इसका आंसर? जैविक खाद जो होते हैं मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। देखिए यहाँ सवाल आ भी गया, दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो क्या इसका आंसर होगा? राइजोबियम नामक जीवाणु। आपका आंसर क्या होगा? राइजोबियम नामक जीवाणु। जितने भी हमारे दलहनी फसल होते हैं, देखिएगा उसके जो जड़ होते हैं उसके गांठ में मोटे मोटे संरचना पाए जाते हैं, उसमें कौन सा जीवाणु पाए जाते हैं? राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जिसका मुख्य कार्य क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीवों के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इडली और डोसा का आटा आपको जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें मुख्य जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस होता है। यहाँ ऑप्शन में किसी भी जीवाणु का नाम तो नहीं लिखा है, यहाँ पे लैक्टोबैसिलस है, तो लैक्टोबैसिलस हमारे दूध में पाया जाता है, ठीक है, जो दूध से दही बनाने में मदद करता है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? जीवाणु। ठीक है, तो ये रहे
महामैराथन दौड़ के भाग 4 के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। अतः इन सभी को आप सभी ध्यानपूर्वक देखें और अपने बोर्ड के एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी करें। जय हिंद।